नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका न्यू कैरियर एकेडमी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अभिषेक सोंद्रा सर फिर से आपका भव्य अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से राजस्थान की कला संस्कृति के हम प्रश्नोत्तरी लेकर चल रहे हैं, राजस्थान की प्रश्नोत्तरी का देखिएगा। आज प्रश्नोत्तरी का भाग नंबर 14 है। भाग नंबर 14 का पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न, जेठ सागर या ब्रह्मा सागर कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में है। तो देखिए दोस्तों, कुंड यहाँ पर पूछा गया है। जेठ सागर, ब्रह्मा सागर या कौशिक राम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है। क्या ये बीकानेर में है, कोटा में है, बूंदी में है या फिर जैसलमेर में है। तो देखिएगा मित्रों, जेठ सागर कुंड, ब्रह्मा सागर कुंड, ब्रह्मा सागर कुंड और कौशिक राम कुंड, कौशिक राम कुंड, ये तीनों ही कुंड जो है आपको जैसलमेर में देखने को मिलेंगे। कहां पर देखने मिलते हैं? जैसलमेर में। इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न, मजार ए फकरी, बहुत ही शानदार प्रश्न। मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो देखिए, मजार ए फकरी निम्न में से किस जिले में स्थित है। यहाँ पर मजार पूछी गई है। क्या ये जयपुर में है, बीकानेर में है, डूंगरपुर में है या फिर सवाई माधोपुर में है। देखिएगा मित्रों, मजार ये मजार ए फकरी, मजार ए फकरी ये राजस्थान में बहुत ही प्रसिद्ध है। ये डूंगरपुर में स्थित है। अगर आपको पूछे कि किस जिले में है तो ये डूंगरपुर में है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डूंगरपुर। फिर से देखिएगा, मजार ए फकरी कहाँ है। तो ये मजार ए फकरी डूंगरपुर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, संत चरण दास जी की समाधि कहाँ स्थित है। संत चरण दास जी की समाधि कहाँ स्थित है। क्या मेवात में है, अलवर में है, दिल्ली में है या फिर भरतपुर में है। देखिएगा, संत चरणदास जी, संत चरणदास जी, मित्रों याद रखिएगा, ये जो संत चरणदास जी है, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, संप्रदाय, और उनका नाम था चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय यानी चरणदासी संप्रदाय के अगर प्रवर्तक पूछे कि चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो इसके प्रवर्तक जो थे वो चरणदास जी थे। चरणदास जी का जो बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम रणजीत सिंह था। मित्रों याद रखिएगा कि चरणदास जी का बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम रणजीत सिंह था। चरणदास जी की शिष्या, चरणदास जी की शिष्या जिसे सहजोबाई कहा जाता है, सहजोबाई इनकी प्रमुख शिष्या रही थी, जिसे राजस्थान में मत्स्य प्रदेश की मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों याद रखिएगा, सहजोबाई को और किस नाम से जाना जाता है। तो इन्हें मत्स्य प्रदेश की मीराबाई के नाम से जाना जाता है। सहजाबाई जो थी, सहजोबाई, जिनके गुरु चरणदास जी हुए हैं। और चरणदास जी की जो मृत्यु है, इनकी मृत्यु दिल्ली में 1782 ईस्वी में, मित्रों याद रखिएगा, 1782 ईस्वी में दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है और यहीं पर ही इनकी समाधि बनी हुई है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। क्या ये मेवात में है, अलवर में है, दिल्ली में है या फिर भरतपुर में है। तो मित्रों देखें, चरणदास जी जिनके द्वारा चरणदासी संप्रदाय चलाया गया, या फिर यूं कहें कि चरणदास जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जो बचपन का नाम है, बचपन का नाम था रणजीत सिंह, और इनकी जो प्रसिद्ध शिष्या हुई है वो सहजोबाई हुई है। और सहजोबाई को मत्स्य प्रदेश की मीरा कहा जाता है। और चरणदास जी की जो मृत्यु है 1782 में दिल्ली में हुई थी, और यहीं पर दिल्ली में ही चरणदास जी की समाधि बनी हुई है। अगर मित्रों आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा कि चरणदास जी की जो समाधि है वो दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का
नहीं है। फिर से देखिएगा दोस्तों, नहीं वाले प्रश्न बहुत बार देखने को मिलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वास्तुशैली का नहीं है? क्या किराडू का सोमेश्वर मंदिर नहीं है? ओशिया का सूर्य मंदिर नहीं है? क्या गोट मांगलूद का दधिमती माता का मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है? क्या चार चौमा का शिव मंदिर नहीं है? तो देखिएगा मित्रों, मंदिर की जो शैलियां हैं, मंदिर की शैलियां जिसमें एक प्रमुख रूप से गुर्जर प्रतिहार शैली होती है, गुर्जर प्रतिहार शैली होती है। और गुर्जर प्रतिहार शैली की बात करें तो देखिएगा, ये जो किराडू का जो जैन मंदिर है, किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है, ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली का है। और बात कर लेते हैं कि जो ओशिया का सूर्य मंदिर ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और बात कर लेते हैं कि गोट मांगलोद का दधिमती का मंदिर ये भी गुर्जर प्रतिहार शैली का है। इस प्रकार से ये जो तीनों मंदिर है, ये तीनों ही गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। और इस प्रकार से इसका जो गलत आंसर, यानी यूं कहें कि कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में नहीं बना हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा चार चौमा का शिव मंदिर। यह गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित नहीं है। गुर्जर प्रतिहार शैली में जो निर्मित है वो है किराडू का सोमेश्वर मंदिर, ओशिया का सूर्य मंदिर, गोट मांगलोद का दधी माता का मंदिर। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चार, यानी चार चौमा का शिव मंदिर यह गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा पांचवा प्रश्न, बगलू लिखमानसर पांचाल किस समुदाय से संबंधित है? फिर से देखिएगा, बगलू लिखमानसर पांचाल किस समुदाय से संबंधित है? क्या ये बिश्नोई संप्रदाय संबंधित है, निम्बार्क संप्रदाय संबंधित है, रामसनी समुदाय से संबंधित है, या फिर जसनाती संप्रदाय से संबंधित है? तो देखिएगा मित्रों, इनका जो संबंध है वो जसनाती संप्रदाय से है। जसनाती संप्रदाय, ये जो जसनाती संप्रदाय है, इनके जो प्रवर्तक है, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो जसनाथ जी थे। मित्रों याद रखिएगा, इसके जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? जसनाथ जी। ये जो संप्रदाय है वो निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। याद रखिएगा कि जसनाती जो संप्रदाय है किस प्रकार का संप्रदाय है? तो ये निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है, निर्गुण भक्ति का संप्रदाय है। और बात करें कि जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी ने लगभग कितने नियम दिए? तो मित्रों याद रखिएगा, इन्होंने इसमें 36 नियम दिए थे। याद रखिएगा, कितने नियम दिए थे? 36। 29 नियमों के लिए बिश्नोई संप्रदाय को जाना जाता है और चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम जाने जाते हैं। और यहाँ पर जसनाती संप्रदाय में याद रखिएगा 36 नियम जसनाथ जी ने दिए थे। जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ ये कतरियासर बीकानेर में है। मित्रों याद रखिएगा कि जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ वो कहाँ स्थित है? तो वो कतरियासर बीकानेर में स्थित है। और बात कर लेते हैं कि जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं, जसनाती संप्रदाय के लोग वो अग्नि नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? अग्नि नृत्य। और अग्नि नृत्य करते समय एक नारा देते हैं, उस नारे का नाम है फतेह फतेह। अगर आपको पूछा जाए फतेह फतेह का संबंध किससे है, तो वो अग्नि नृत्य से है। या फिर किस संप्रदाय से है, तो वो जसनाती संप्रदाय से है। और बात कर लेते हैं कि जसनाथ जी की बाइबिल किसे कहा जाता है? मित्रों याद रखिएगा कि जसनाथ जी की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है जसोनाथ ये जसोनाथ बाइबिल, जिसे जसनाथ जी की बाइबिल कहा जाता है। फिर से देखिएगा कि बगलू लिखमाराम पांचाल किस समुदाय से या संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाथ जी से संबंधित है। किस संप्रदाय संबंधित है? जसनाथ जी से संबंधित है। जसनाती जो संप्रदाय है उनके जो प्रवर्तक हुए हैं वो जसनाथ जी हुए हैं।
निर्गुण भक्ति का संप्रदाय इसे माना जाता है। और बात कर लेते हैं कि जसनाती संप्रदाय में जसनाथ जी ने कितने नियम दिए थे, तो इन्होंने 36 नियम दिए थे। जसनाती संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पर है, तो वो कतरियासर बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय के लोग एक नृत्य करते हैं, उस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य, और अग्नि नृत्य करते समय एक नारा दिया जाता है, उसका नाम है फतेह फतेह। जसनाथ जी की बाइबिल जो कि जसोनाथ जो ग्रंथ है उसे जसनाथ जी की बाइबिल कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर वो होगा जसनाती संप्रदाय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा छठवां प्रश्न, कमला और इलायची किस चित्र शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं, तो ये महिला चित्रकार यहाँ पर पहुंची गई है कि कमला और इलायची किस चित्र शैली से संबंधित है। क्या इनका संबंध बूंदी से है, नाथ द्वारा से है, या फिर जोधपुर से है, या फिर किशनगढ़ से है। तो देखिएगा मित्रों, इलायची और कमला जो है इनका संबंध नाथ द्वारा चित्र शैली से है, नाथ द्वारा चित्र शैली से है। मित्रों देखिएगा, ये जो नाथ द्वारा जो चित्र शैली है, इसका जो नाथ द्वारा चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो राज सिंह का शासनकाल माना जाता है। किसका शासनकाल माना जाता है, तो महाराणा राज सिंह का शासनकाल नाथ द्वारा चित्र शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और बात करें कि नाथ द्वारा चित्र शैली और इस चित्र शैली की पिछवैया प्रसिद्ध है, पिछवैया प्रसिद्ध है। मित्रों याद रखिएगा, पिछवैया किस शैली की प्रसिद्ध है, तो ये पिछवैया नाथ द्वारा चित्र शैली की प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा चित्र शैली पुष्टीय मार्ग संप्रदाय की पीठ मानी जाती है। और यहीं पर ही अगर बात करें कि यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के जो संत हुए हैं, के संतों के चित्र देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए कि नाथ द्वारा चित्र शैली में किस संप्रदाय के संतों के चित्र देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के संतों के चित्र देखने को मिलते हैं। और बात करें कि नाथ द्वारा चित्र शैली में सबसे अधिक चित्र किसके मिलेंगे, तो यहाँ पर कृष्ण भगवान या फिर कृष्ण लीलाओं के चित्र देखने को मिलते हैं। और कृष्ण एवं यशोदा के यशोगान के चित्र देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर बाल गोपाल चित्रण भी देखने को मिलता है। और बात कर लेते हैं गाय के चित्र देखने को मिलते हैं। वापस से देखिएगा कि कमला और इलायची का संबंध किस चित्र शैली से है, तो मित्रों याद रखिएगा इसका जो संबंध है वो इन महिला चित्रकारों का संबंध नाथ द्वारा चित्र शैली से है। नाथ द्वारा जो चित्र शैली है, इस चित्र शैली का जो स्वर्णकाल है वो महाराणा राज सिंह का शासनकाल माना जाता है। नाथ द्वारा चित्र शैली की जो प्रसिद्ध चित्र जो है वो पिछवैया मानी जाती है, और ये पुष्टीय मार्ग संप्रदाय की पीठ भी मानी जाती है। वल्लभ संप्रदाय के संतों के चित्र भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ कृष्ण लीलाओं के चित्र, कृष्ण यशोदा का चित्र, बाल गोपाल चित्रण और गाय के चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से ये जो महिला चित्रकार कमला और इलायची हुई वो नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंध रखती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, सातवां प्रश्न, भाथी खन्नी किस लोक देवता को समर्पित करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भाथी खन्नी किस लोक देवता को संदर्भित करता है। क्या तेजाजी को करता है, कल्लाजी को करता है, हड़बू जी को करता है, या फिर मल्लीनाथ जी को करता है। तो मित्रों देखिएगा, ये जो भाथी और खन्नी जो है वो मल्लीनाथ जी को संदर्भित करता है। मल्लीनाथ जी का संबंध बालोतरा से है। मित्रों याद रखना, मल्लीनाथ जी का संबंध बालोतरा से है। और ये जो मल्लीनाथ जी है इनके नाम से ही राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला बालोतरा में लगता है। कहाँ पे लगता है, बालोतरा में। और किस नदी के किनारे, तो मित्रों याद रखिएगा लूणी नदी के किनारे इनका मेला लगता है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है, और जिसे क्या कहा जाता है, मल्लीनाथ पशु मेला। इन्होंने एक क्षेत्र बसाया जिसका नाम था मालानी क्षेत्र। मित्रों याद रखिएगा, मालानी क्षेत्र बसाने वाले जो थे वो थे मल्लीनाथ जी।
इन्हीं के यहाँ पर देखिएगा भाथी और खन्नी इनसे संबंध रखते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा मल्लीनाथ जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न, जे दयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। जे दयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। क्या तुर्रा कलंगी ख्याल से है, जयपुरी ख्याल से है, शेखावाटी ख्याल से है, या फिर हेला ख्याल से है? तो देखिएगा कि जे दयाल सोनी और चेतराम संबंधित है। इनका जो संबंध है मित्रों, इनका संबंध तुर्रा कलंगी ख्याल से है। इनका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा तुर्रा कलंगी ख्याल से है। क्या होता है तुर्रा? तो देखिए तुर्रा और कलंगी यह नाट्य का रूप होता है। और ये ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मित्रों याद रखिएगा ये चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। कि अगर पूछे तुर्रा और कलंगी किस क्षेत्र में किया जाता है, तो मेवाड़ में किया जाता है। और मेवाड़ में किस जिले में? तो ये चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। क्या होता है तुर्रा? ये तुर्रा जो होता है, तुर्रा ये भगवान शिव का प्रतीक होता है। मित्रों याद रखें कि तुर्रा किसका प्रतीक होता है? तो तुर्रा ये भगवान शिव का प्रतीक होता है। और इसमें जो कलंगी होता है, ये कलंगी पार्वती का प्रतीक है। मित्रों याद रखिएगा कि ये किसका प्रतीक है? तो ये पार्वती का प्रतीक है। तुर्रा किसका प्रतीक है? तो ये भगवान शिव का प्रतीक है। और कलंगी किसका प्रतीक है? तो ये पार्वती का प्रतीक है। और इसके अंदर मित्रों याद रखें कि तुर्रा कलंगी में जो कलाकार होते हैं वो हिंदू एवं मुस्लिम कलाकार आपको एक साथ कलाकारी दिखाते हुए देखने को मिलते हैं। वो कौन सा कला ख्याल होता है? वो तो तुर्रा कलंगी ख्याल होता है, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम कलाकार एक साथ कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। और तुर्रा कलंगी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है। तुर्रा क्या होता है? तुर्रा शिव का प्रतीक होता है। कलंगी क्या होता है? तो कलंगी पार्वती का प्रतीक होता है। और इसमें पुरुष जो होते हैं, पुरुष महिलाओं का अभिनय भी करते हैं। मित्रों याद रखिएगा इसमें पुरुष क्या करते हैं? पुरुष महिलाओं का अभिनय भी करते हैं। इस प्रकार से जे दयाल सोनी और चेतराम ये जो कलाकार हैं, इनका संबंध तुर्रा कलंगी ख्याल से है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा 9वां प्रश्न क्या कहता है? मोरचंग क्या है? मोरचंग क्या है? क्या ये सुशिर वाद्य यंत्र है? क्या ये एक घन वाद्य यंत्र है? क्या एक तत्व वाद्य यंत्र है? या फिर अवनद वाद्य यंत्र है? तो देखिएगा कि क्या होता है मोरचंग। देखिए मोरचंग मित्रों याद रखिएगा मोरचंग जो है एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र वह वाद्य यंत्र जो फूंक से बजाए जाते हैं, उन्हें सुशिर वाद्य यंत्र कहा जाता है। जिनमें से एक प्रमुख रूप से सुशिर वाद्य यंत्र जो है मोरचंग, और ये लोहे से बना होता है। मित्रों याद रखें जो मोरचंग है वो किससे बनता है? तो ये लोहे की धातु से बनता है। लेकिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र ये सुशिर वाद्य यंत्र है? होठों के बीच में रखकर इसे बजाया जाता है। इसकी जो आकृति होती है वो संडासी जैसी होती है। संडासी जैसी इसकी आकृति देखने को मिलती है। मित्रों याद रखें राजस्थान में सबसे छोटा सुशिर वाद्य यंत्र ये जो सुशिर वाद्य यंत्र होता है वो मोरचंग होता है। सबसे छोटा जो सुशिर वाद्य यंत्र होता है वो होगा मोरचंग क्या होता है? तो ये मोरचंग सुशिर वाद्य यंत्र होता है। किससे बनता है? लोहे से बनता है। होठों के बीच में रख के इसे बजाया जाता है। इसकी जो आकृति है वो आकृति संडासी जैसी होती है। इसे जो बजाने वाली जो जाति है वो लंगा जाति होती है। मित्रों याद रखिएगा कि इसे बजाने वाली जो जाति होती है वो लंगा जाति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा मोरचंग क्या है? तो ये एक सुशिर वाद्य यंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा चांदूजी का घड़ा और बोडी गामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? 10वां प्रश्न चांदूजी का घड़ा और बोडी गामा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर स्थान पूछा गया है। क्या ये जाजम प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये जाजम
प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, ताम चीनी के लिए प्रसिद्ध है। क्या ये ताम चीनी के लिए प्रसिद्ध है, या फिर तीर बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, या फिर कुंदन कला के लिए प्रसिद्ध है? फिर से देखिएगा, ये जो चांदूजी का घड़ा और बोडी गामा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों देखिएगा, ये जो स्थान है यहाँ पर अधिक मात्रा में तीर बनाने के काम किए जाते हैं, यानी तीर और बाण बनाने, तीर बनाने का जो कार्य है मुख्य रूप से वो चांदूजी का घड़ा और बोडी गामा में देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तीर बनाने के काम यहाँ पर किया जाता है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली 15वीं प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।